हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रामर मास्टरमाइंड। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्यू बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। अंग्रेजी की कुछ मूल बातें जो हम बहुत सी ग्रामर पढ़ तो लेते हैं, लेकिन हमें कुछ मूल बातें पता नहीं होती, जिससे हम आने वाले तमाम सेंटेंसेस में जो हम बनाते हैं उनमें हम गलतियां करते रहते हैं। तो दोस्तों, आज की क्लास इसी चीज़ को लेकर है कि आपको जो फ्यू बेसिक्स हैं ऑफ इंग्लिश के वो क्या हैं और कैसे हैं, आपको उन्हें कैसे समझना है और फिर आप कभी गलती ना करें। दोस्तों, सबसे पहले पहले चीज़ हम देखते हैं तो आता है हमारा सेंटेंसेस यानी वाक्य। दोस्तों, आप जानते हैं कि इन एवरी लैंग्वेज यानी कि किसी भी लैंग्वेज में आप देयर इज ए नीड ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू कम्युनिकेट। एक शब्दों के एक समूह की जरूरत पड़ती है इंसान को कुछ भी बातचीत करने के लिए, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, चाहे वो उर्दू हो, इंग्लिश हो, हिंदी हो, कोई भी अदर लैंग्वेज हो। किसी भी लैंग्वेज में हमें बात करने के लिए शब्दों के समूह की जरूरत पड़ती है, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स की हमको जरूरत पड़ती है। तो सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इस तरह के जो शब्दों के समूह होते हैं जिनमें हम बात करते हैं, दैट कम्युनिकेट ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। तो शब्दों का ऐसा समूह जिससे किसी चीज का एक सेंस निकल कर आ रहा हो, कि हमें ये चीज पता चल रही हो कि हाँ, ये सामने वाला व्यक्ति ये बात कह रहा है और हमें ये काम करना है। तो इस तरह का कोई जब पूरा सेंस समझ में आ जाएगा तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा सेंटेंस कहलाता है, वो वाक्य कहलाता है। यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे किसी के कथन का भाव स्पष्ट होता हो, यानी किसी ने हमें क्या बात कही, हम क्या समझे उसकी बात से, तो वो क्या कहलाता है, वो हमारा सेंटेंस कहलाता है, अर्थात वो हमारा वाक्य कहलाता है। दोस्तों, मान लीजिए मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ कि आपने मुझसे पूछा, क्या आप आज दिल्ली जाओगे? तो मैंने उत्तर दिया नहीं। आप समझ गए कि मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा। मतलब ये है कि आपका प्रश्न, क्या आप दिल्ली जाओगे? आपका जो प्रश्न था वो ये था कि क्या आप दिल्ली जाओगे? ये भी एक वाक्य है, यानी इसमें देखिए शब्दों का एक समूह है, इसमें क्या है, आप है, आज है, दिल्ली जाओगे। ये शब्द हैं अलग-अलग और इनका एक पूरा मिला के एक समूह हो गया, तो ये एक वाक्य हो गया। तो आपका प्रश्न जो था, क्या आप आज दिल्ली जाओगे? ये भी जो है एक पूरा वाक्य है, और मेरा उत्तर जो मैंने कहा कि नहीं, भी एक वाक्य है। ये बात अलग है कि मेरा वाक्य सिर्फ एक शब्द से बना है, कई शब्दों से नहीं। तो लेकिन खास बात ये है कि ये नहीं कि वाक्य में शब्द कितने हैं, बल्कि खास बात ये है कि कहे गए वाक्य द्वारा दिया गया मैसेज हमें इनफ है या नहीं, ये चीज़ हमें देखनी होती है। अगर आप ध्यान से सोचे तो मेरे कहने का मतलब साफ था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊँगा, तो इसलिए मेरा वाक्य पूर्ण व पर्याप्त है। यानी कि अगर हम ये सोचने लगे कि शब्दों के समूह ही होंगे बहुत सारे तभी हम वो वाक्य कहलाएगा, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर हमें एक शब्द से भी, जैसे आपने पूछा कि क्या आज आप दिल्ली जाओगे? तो मैंने कहा नहीं, तो मैं ये भी कह सकता था नहीं, मैं आज दिल्ली नहीं जाऊँगा, तो वो भी सेंटेंस कहलाता। लेकिन अगर हमने सवाल के उत्तर में आपने सवाल किया कि आज आप दिल्ली जाओगे और हमने कह दिया कि नहीं, तो मतलब सामने वाला समझ गया कि ये कह रहा है कि मैं आज दिल्ली नहीं जाऊँगा। तो इस तरह से आपने देखा कि कभी-कभी एक शब्द से भी वाक्य बन जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेंटेंस टाइप्स, सेंटेंस के प्रकार जो हैं उनमें क्लासिफिकेशन जो पहला है वो क्या है? ये समझने वाली चीज़ है, यानी उसका वर्गीकरण क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेंस एंड मीनिंग, सेंटेंसेस आर क्लासिफाइड इन 4 कैटेगरीज़। उनके जो यानी ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेंस एंड मीनिंग, अर्थ और भाव के आधार पर सेंटेंस को यानी वाक्यों को 4 कैटेगरी में बाँटा गया है, और वो कौन-कौन सी हैं? आइए देखते हैं। सबसे पहला है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी असर्टिव सेंटेंस वो कहलाता है जिसमें पॉजिटिव भी हो या नेगेटिव भी हो, ऐसे वाक्य। तो असर्टिव कहलाता है वो, असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस यानी स्वीकारात्मक या कथात्मक वाक्य। ऐसे वाक्यों में कुछ देखिए क्या होता है, इसकी पहचान क्या होती है कि ऐसे वाक्यों में कुछ बताया जाता है या कोई भी एक बात हो या एक तथ्य हो, उसको बताया जाता है। हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, अगर हम ये कहने लगे राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो राम के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक अच्छा लड़का है, तो ये एक स्वीकारात्मक वाक्य हो गया। तो जो हमारा क्या कहलाया, वो हमारा असर्टिव या डिक्लेरेटिव, ये हमने डिक्लेयर किया कि राम इज ए गुड बॉय। तो दूसरा वाक्य देखते हैं, रवि इज सिंगिंग ए सॉन्ग, रवि एक गीत गा रहा है।
तो यहाँ पे भी डिक्लेयर कर रहे हैं कि रवि जो है वो एक गीत गा रहा है, यानी कि एक साधारण वाक्य भी आप कह सकते हो कि ये साधारण वाक्य है, असर्टिव। तीसरा देखिएगा, सीता इज नॉट सीइंग अ शर्ट, सीता एक शर्ट नहीं सिल रही है। यहाँ पर देखिए नेगेटिव भी आ गया है, तो ये असर्टिव में आपका पॉजिटिव यानी और नेगेटिव दोनों ही आ जाते हैं। तो ये इस तरह के सेंटेंस जो क्लासिफिकेशन फर्स्ट का जो हुआ है, उससे वर्गीकरण जो पहला हुआ, उसमें जो 4 प्रकार से बताया गया, तो उसमें पहला प्रकार है असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरा जो सेंटेंस होता है दोस्तों, उसमें जो क्लासिफिकेशन में तो हम देखते हैं कि उसमें होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसे हम बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें कोई प्रश्न पूछा जाता है, जैसे क्या तुम आज स्कूल नहीं जाओगे? ये आपसे एक सवाल किया गया कि क्या आज आप स्कूल नहीं जाओगे? तो हमने सीधा पूछा विल यू नॉट गो टू स्कूल टुडे? कि आज आप स्कूल नहीं जाओगे? देखिए आगे प्रश्नवाचक चिन्ह भी है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि सामने वाला हमसे कोई प्रश्न कर रहा है। तो जिनमें किसी तरह का कोई किसी से सवाल किया जाता है, तो दोस्तों वो क्या होता है, वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। उसके बाद आप देखिएगा, तुम आज कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग टुडे? आज आप कहाँ जा रहे हो, या तुम आज कहाँ जा रहे हो? तो इसमें देखिए, इसमें भी सवाल किया गया है, आप कहाँ जा रहे हो? तो जिसमें कहीं कोई सवाल, हमें ऐसा बोध होता है कि इसमें कोई सवाल हमसे पूछा गया है, तो वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। आगे चलते क्लासिफिकेशन के पहले, उसमें हम तीसरा जो उसे वर्ग में बांटा गया है, वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसे हम बोलते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। आगे चल के इसकी जो है क्लासेस में लूंगा, और उसमें मैं आपको बताऊंगा इम्पेरेटिव सेंटेंस के बारे में भी। तो देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, ऐसे वाक्य में या तो कोई आज्ञा दी गई होती है, किसी को ऑर्डर दिया गया होता है, या प्रार्थना की गई होती है, किसी से कोई रिक्वेस्ट की गई होती है, या आदेश दिया गया या ऑर्डर दिया गया होता है। तो इस तरह के वाक्य जो होते हैं, आगे चल के आप पढ़ेंगे, वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। जैसे कि हम ये कहें यहाँ आओ, तो हमने किसी को क्या किया, एक ऑर्डर दिया, एक आदेश दिया कि यहाँ आओ। या हमने किसी से प्रार्थना की, हम यूँ कह सकते थे यहाँ कृपया यहाँ आओ, तो वो हमारी प्रार्थना हो जाती। अब यहाँ पे ये आज्ञा भी हो सकती है कि यहाँ आओ कम हियर, या ये आदेश भी, दोनों ही हो सकता है। अगर इसमें प्लीज़ वगैरह लग जाता है या कृपया करके लग जाता, तो ये हमारी प्रार्थना हो जाती। तब भी हमारा ये सेंटेंस क्या होता है, इम्पेरेटिव सेंटेंस होता। अब जैसे कि मुझे जाने दो, इसमें हम प्रार्थना कर रहे हैं, लेट मी गो, मुझे जाने दो। आगे पढ़ेंगे आप इन सेंटेंसेस के बारे में कि किस तरह से बनाए जाते हैं। अभी आपको जो है बताया जा रहा है इसके बारे में क्लासिफिकेशन के। आगे देखिए दोस्तों, चौथा जो है वो किस तरीके का होता है क्लासिफिकेशन में, देखिए आप, वो जो फर्स्ट के अंडर में जो क्लासिफिकेशन होता है, चौथा जो है वो क्या है, वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, विस्मय विस्मयादि बोधक वाक्य, जिसे बोलते हैं आप हिंदी में विस्मयादि बोधक वाक्य। यानी कि किस तरह, इसे क्या मतलब समझिए आप इससे, सेंटेंसेस यानी वो वाक्य विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन इमोशंस, ऐसे वाक्य जिनमें यू विच आर यूज्ड टू एक्सप्रेस, जो यूज किए जाते हैं, जो इस्तेमाल किए जाते हैं अचानक से उठने वाली भावनाओं को, जैसे कि सच एज जॉय, अचानक से आप एकदम खुश हो गए, या आप ग्रीफ यानी या आप दुख में हैं, या शॉक, अचानक से किसी ने कोई न्यूज आपको सुनाई, शॉकिंग न्यूज, तो आप शॉक्ड हो गए एकदम, या फियर, एकदम से डर गए आप कोई चीज से। तो इस तरह के जो वाक्य होंगे, आगे चल के आप पढ़ेंगे, वो होंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। तो ये आपने देखा कि क्लासिफिकेशन फर्स्ट जो था, तो उसमें 4 तरीके का जो वर्गीकरण था वो आपने देखा। दोस्तों अब चलते हैं क्लासिफिकेशन 2 की तरफ। इसमें देखते हैं हम इसमें क्या-क्या चीजें हैं। इसके अनुसार जो वाक्य हैं हमारे, वो 4 प्रकार के होते हैं। आपने जितनी मैं वीडियोस पीछे 12 टेंस की पढ़ा चुका हूँ, उसमें आप इस तरह की ये चीजें देख चुके हैं और समझ चुके हैं। तो देखिए आगे क्या है कि इसके जो 4 वो होते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन 2 को किस तरीके से देखेंगे, हम देखेंगे इसके, देखिए 4 होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है इंट्रोगेटिव, और एक होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव। यानी अगर हम देखिए अफर्मेटिव में कौन सा सेंटेंस आते हैं, अफर्मेटिव में आते हैं जैसे कि हम ये कहें रवि रीड्स अ बुक, रवि एक किताब पढ़ता है, या रवि एक पुस्तक पढ़ता है। तो इसमें ना तो कोई नहीं आया शब्द आया है, और ये क्या है, सीधा सीधा सिंपल सेंट एकदम जो है बिल्कुल सादा है, यानी कि ना इसमें कोई प्रश्न पूछा गया है और ना कोई इसमें नहीं शब्द आया है। ये सीधा सीधा एक सेंटेंस है, ये कहलाया हमारा अफर्मेटिव यानी कि स्वीकारात्मक। आगे देखिएगा उसके क्लासिफिकेशन में, जो सेंटेंस क्लासिफिकेशन हुआ, यानी सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, उसमें पहला अफर्मेटिव हो गया, जैसे मैंने आपको पीछे सेंटेंसेस में पढ़ाया है कि पॉजिटिव उसका रूल क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, इंटरोगेटिव क्या होता है, और यानी क्या शब्द आ जाए तो, और एक मतलब जो है जिसमें
प्रश्नवाचक शब्द भी हो और नहीं शब्द भी हो तो वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव होता है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पहला अफर्मेटिव आप समझ गए, नेगेटिव में क्या होगा कि उसमें नॉट शब्द आएगा, कहीं न कहीं नहीं शब्द आएगा, जैसे रवि डज़ नॉट रीड अ बुक। अब यहाँ पे ये नेगेटिव हो गया कि रवि एक किताब नहीं पढ़ता है। इसी चीज़ को अगर हम बना लें इंट्रोगेटिव तो ये ऐसा बन जाएगा, डज़ रवि रीड अ बुक? क्या रवि एक किताब पढ़ता है? तो क्या पहले बन गया है। अब देखिएगा नेगेटिव इंट्रोगेटिव का मतलब क्या है कि जैसे हम ये देख लें, व्हाई डज़ रवि नॉट रीड अ बुक? देखिए यहाँ इंट्रोगेटिव भी हो गया, व्हाई आया है और इसमें नॉट भी आया है, तो ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव कहलाया। तो आपने देखा कि सेंटेंस जो है क्लासिफिकेशन 2 के अनुसार 4 प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव, एक इंट्रोगेटिव और एक नेगेटिव इंट्रोगेटिव। उसके बाद देखते हैं दोस्तों 3 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम ये नहीं समझ पाते हैं, तो हम अक्सर क्या करते हैं, सेंटेंस बनाने में गलतियाँ करते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे अब मैं इसको बता के चलता हूँ आपको, वाक्य के 3 भाग होते हैं, कौन-कौन से होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले होता है कर्ता। कर्ता क्या होता है? ये समझ लीजिए सब्जेक्ट जो हम लिखते हैं, हमने पीछे नियम में भी लिखा, जहाँ आपने वीडियोज़ मेरी देखी होंगी, उन सब में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि बहुत से बच्चे नहीं समझ पाए या बहुत से स्टूडेंट्स नहीं समझ पाए। तो मैं आज इसको क्लियर कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट वो होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता। कर्ता वो होता है जिसके विषय में वाक्य में कोई बात की जा रही हो या वो फिर किसी कार्य को अंजाम दे रहा हो। कर्ता किसी भी वाक्य का मुख्य केंद्र होता है। जैसे हम एक सेंटेंस अगर ये देखें, हम इसका एक उदाहरण कि राम एक पत्र लिख रहा है। अगर हम यहाँ कहें कि राम एक पत्र लिख रहा है, देखिए पात्र हो गया, सॉरी ये गलती हो गई है, तो यहाँ लिखने में ये पत्र समझिएगा है, तो पत्र लिख रहा है, राम एक पत्र लिख रहा है, तो हम इसे क्या करें, ये हम देखेंगे कि इसमें राम जो है, राम इसमें एक सब्जेक्ट है और लिखना इसमें काम हो रहा है। इसमें लिखना काम हो रहा है और क्या लिख रहा है? एक पत्र, ये ऑब्जेक्ट है, ये कर्म है। तो जैसा भी हमने देखिए ऊपर बताया, कर्ता वो होता है जिसके विषय में वाक्य में कोई बात की जा रही है। जैसे राम के विषय में क्या बात की जा रही है कि वो क्या कर रहा है? एक पत्र लिख रहा है। तो ये सब्जेक्ट हुआ, यानी लिखने का काम कौन कर रहा है? जो काम कर रहा होता है वो क्या कहलाता है? हमारा सब्जेक्ट, यानी कि राम यहाँ पर जो है वो सब्जेक्ट है। आगे देखते हैं दूसरा इसका क्या होता है कि इसमें दूसरी चीज़ आती है वर्ब, जिसको बोलते हैं हम क्रिया। वे शब्द जिनसे किसी कार्य के होने का बोध होता है तथा कर्ता के कार्य या अवस्था की जानकारी मिलती है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। यानी कि देखिए चाहे वो हँसना, खेलना, कूदना, जीना, मरना, सोना, जागना, ये सब जितने भी जो इस तरह के वो हैं जिनसे किसी कार्य के होने का पता चलता हो, ये सब हमारी क्रियाएँ कहलाती हैं, यानी वर्ब्स कहलाती हैं। और वर्ब्स भी जो होती हैं उसके भी 2 प्रकार होते हैं, आगे आप देखेंगे। अब देखिए मैं आपको यहाँ बता दूँ कि वर्ब जैसे मैंने यहाँ लिखा कि वे शब्द जिनसे किसी कार्य के होने का बोध होता है, तो वो क्या होता है? क्रिया कहलाती हैं तथा कर्ता के कार्य यानी कर्ता क्या कार्य कर रहा है या उसकी अवस्था की जानकारी मिलती है। अब देखिए इन 2 सेंटेंस में समझते हैं। राजू इज़ ईटिंग अ मैंगो। राजू एक आम खा रहा है। तो यहाँ पर राजू का देखिए यहाँ पर राजू जो है सब्जेक्ट है और इसमें क्या काम हो रहा है? खाने का, ईट का यानी ईटिंग। तो राजू खा रहा है क्या चीज़? एक आम। तो देखिए यहाँ पे ये जो ईट है, ये हमारा कार्य हो रहा है, राजू के द्वारा। और क्या चीज़ खाया जा रहा है? इस खाने का असर किस चीज़ पे आ रहा है? प्रभाव किस पे पड़ रहा है? मैंगो, मैंगो पे, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ तक तो ये हो गया कि कर्ता के कार्य, ये तो कर्ता का कार्य हो गया कि कर्ता इसमें कार्य कर रहा है। अब देखिए दूसरे सेंटेंस में आप देखेंगे, तो यहाँ पर माय फादर इज़ 80 इयर्स ओल्ड, मेरे पिताजी की उम्र 80 वर्ष है। तो देखिए यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा है। 80 वर्ष उम्र है, लेकिन यहाँ कोई कार्य तो हो ही नहीं रहा। जैसे ऊपर खाने का कार्य हो रहा था, लेकिन यहाँ पर उनकी उम्र यानी मेरे पिताजी की उम्र 80 वर्ष है, तो इसमें तो कोई कार्य ही नहीं हो रहा है। तो लेकिन इसमें क्या हो रहा है? इनमें कर्ता के कार्य की ना होके बल्कि अवस्था की जानकारी मिल रही है। यहाँ पर कर्ता माय फादर, उनकी अवस्था क्या यानी क्या कंडीशन है, क्या अवस्था है उनकी? तो वो क्या है? वो 80 इयर्स ओल्ड यानी 80 इयर्स ओल्ड यानी वो 80 साल के हैं। ये उनकी अवस्था के बारे में जानकारी मिल रही है। तो अब समझ में आ गया आपको कि वर्ब क्या होता है? कर्ता के कार्य या अवस्था की जिससे हमें जानकारी मिलती है, वो हमारी क्या कहलाती है? वर्ब कहलाती है। और दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि वे शब्द जिनसे किसी कार्य के होने का बोध होता है, वो हमारी क्रिया कहलाती है।
अब देखिएगा एक चीज और समझने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन वाक्यों में सब्जेक्ट किसी कार्य को कर रहा हो, देखिए ये समझ लीजिएगा, ये आगे चल के बहुत से सेंटेंस ऐसे आएंगे कि आप इसमें गलतियां कर देते हैं बनाने में, तो ये रूल समझना बहुत जरूरी है। जिन वाक्यों में सब्जेक्ट किसी कार्य को कर रहा हो, तो ऐसे वाक्य टेंस में आते हैं। यानी टेंस, जैसे मैंने आपको 12 टेंस पढ़ाए हैं, वो टेंस हैं। और जिन वाक्यों में सब्जेक्ट कोई कार्य ना कर रहा हो, तो वे वाक्य सिंपल सेंटेंस में आते हैं। जो अभी आप आगे पढ़ेंगे कि सिंपल सेंटेंस कौन से होते हैं। अभी आपने टेंस पढ़े 12, उसके बाद आपको मैं पढ़ाऊंगा अगली क्लासेस में सिंपल सेंटेंस। तो अब हमें ये भी ध्यान रखना है जिन वाक्यों में सब्जेक्ट किसी कार्य को कर रहा होगा, तो ऐसे वाक्य तो वो टेंस काल यानी काल में आते हैं, उनमें बनाएंगे। और जिन वाक्यों में सब्जेक्ट कोई कार्य नहीं कर रहा होगा, तो वे वाक्य हमारे सिंपल सेंटेंस में बनेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको अपने दिमाग में रखनी है। आगे चलते हैं दोस्तों। मैंने जैसे अभी बताया था कि वर्ब्स भी दो तरह की होती हैं। वर्ब्स आर ऑफ टू टाइप्स, यानी वर्ब्स दो प्रकार की होती हैं। पहली होती है मेन वर्ब, जिसे हम कहते हैं मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया सब्जेक्ट के कार्य करने की जानकारी देती है कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। जैसे कि मैं ये कहूँ कि रवि हंस रहा है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि कर्ता मुख्य क्रिया जो है सब्जेक्ट के कार्य करने की जानकारी देगी कि क्या कि रवि हंस रहा है, तो हंस कौन रहा है, रवि। तो कार्य कौन कर रहा है, हंसने का, रवि। तो यहाँ पर कार्य सब्जेक्ट के कार्य करने की जानकारी दे रही है, तो वो क्या कहलाएगी, हमारी मुख्य क्रिया। जैसे मैं कहूँ कि मैं एक आम खा रहा हूँ, तो मैं खा रहा हूँ एक आम। तो देखिए खा रहा हूँ, ये तो हो गई हमारी वर्ब। अब वो कौन खा रहा है, यानी मैं, वो हो गया सब्जेक्ट, और क्या खाया जा रहा है, वो हो गया ऑब्जेक्ट। तो समझ में आया आपके कि सब्जेक्ट के कार्य करने की जानकारी जिस शब्द से भी मिल रही होगी, वो हमारी मुख्य क्रिया होगी, अर्थात वो हमारी मेन वर्ब होगी। जैसे हंसना, खेलना, रोना, सोना, जागना, वगैरह वगैरह। दूसरा देखते हैं हम दोस्तों, है हमारा हेल्पिंग वर्ब, जिसे हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, यानी सहायक क्रियाएं। ये क्रिया सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में बताती हैं। ये देखिए एग्जाम्पल्स इसमें कौन कौन सी आती हैं, वो इज, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैड, डू, डज, डिड, विल, एटसेट्रा। इस तरह की जो क्रिया होंगी वो हमारी वो क्या कहलाएंगी, हमारी हेल्पिंग वर्ब कहलाएंगी। जैसे कि आपने पीछे 12 टेंस में पढ़ा, देखिए वहां पर आपने अगर आप देखें प्रेजेंट परफेक्ट में पढ़ा, आई हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल चला गया हूँ, तो वहाँ हैव का प्रयोग हुआ है। कहीं हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इज का प्रयोग हुआ है, एम का भी प्रयोग हुआ है, आर का प्रयोग हुआ है, पास्ट कंटिन्यूअस में वाज वर का भी प्रयोग हुआ है। इस तरह से हमारा पास्ट परफेक्ट में हैड का भी प्रयोग हुआ है, इन प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डस का प्रयोग हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट में डिड का प्रयोग हुआ है, और फ्यूचर में विल का प्रयोग हुआ है। तो ये हमारी क्या कहलाएंगी, हमारी सहायक क्रियाएं, यानी हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स कहलाएंगी। आगे चलते हैं दोस्तों। जो तीसरा चीज है वो है हमारा ऑब्जेक्ट, जिसे हम हिंदी में कर्म कहते हैं। कर्म वह होता है जिस पर कर्ता के कार्य या अवस्था का प्रभाव पड़ता है। अगर मैं ये कहूँ कि रवि एक उपन्यास पढ़ रहा है, तो देखिए यहाँ रवि है और एक पढ़ रहा है और एक क्या है, एक उपन्यास। तो देखिए इसमें काम क्या हो रहा है। अगर हम आपसे पूछे अभी जब हमने बताया, तो आप कहेंगे कि पढ़ रहा है। देखिए ये पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है, रवि। तो देखिए जो क्रिया कर्ता के बारे में जानकारी दे, तो वो हमारी मुख्य क्रिया होती है। तो ये हमारी पढ़ रहा है, ये मुख्य क्रिया हो गई। और ये किसके बारे में जानकारी दे रही है, रवि के। तो ये रवि हमारा सब्जेक्ट हुआ। और पढ़ना, पढ़ रहा है, यानी क्रिया का प्रभाव जिस चीज पे पड़े वो क्या कहलाता है, हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी कर्म वह होता है जिस पर कर्ता के कार्य या अवस्था का प्रभाव पड़ता है। आप ये कह सकते हैं कि वह शब्द, कर्म वह शब्द है जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। ये एक छोटे से सेंटेंस में आप इसको भी ये कह सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास, क्लासिफिकेशन की। और जो हमारा किस तरह से हमें उसको वर्गीकृत किया गया है, ये हमारी उसके बारे में थी। आप इसको, मैं समझता हूँ, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हैव अ नाइस डे।